Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकम मेंबर टू सी द मेंबर्स ओनली कंटेंट। मेंबर्स ओनली कंटेंट हमारा शास्त्र पे आधारित रहता है। व्हाट इज हैपनिंग? अभी लेटेस्ट अपडेट क्या? ट्रम्प की स्पीच हुई, एज यूजुअल था, द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑन अर्थ एंड ग्रेटेस्ट फोर्स दिस थिंग, वी कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। ईरान ने अभी देखा ही नहीं क्या आ रहा है उसकी तरफ, जबकि एवरीथिंग हैज बीन यूज्ड अप। जो भी खोना था यूज हो गया है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू सी हियर? देखिए, एक रशियन मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने एक बड़ा भयंकर प्रेडिक्शन किया था कि उनका नाम है, पॉलिटिशियन नाम है उनका व्लादिमीर जिरनोव्स्की। इनका प्रेडिक्शन था, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन था कि इनएविटेबल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट, इजराइल और ईरान के बीच में। और दूसरा था इनका इजराइल यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट पैलेस्टाइन और ईरान, इजराइल लूजिंग दैट वॉर, और रशिया रिसीविंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम इजराइल, मेजर क्राइसिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडियंस डोमिनेटिंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कुछ चीजें इनकी गलत हुई हैं एक्चुअली। द यूरोपियन यूनियन सीजिंग टू एग्जिस्ट, वो तो हो रहा है धीरे धीरे, एंड मैसिव वॉर बिटवीन चाइना एंड द वेस्ट इन 2040। ओके, ये इनका प्रेडिक्शन था। अनयूजुअल है, लेकिन ये प्रेडिक्शन था इनका। ट्रम्प को शॉक्स पे शॉक्स लग रहे हैं। आज कोर्ट ने डिसाइसिवली रिफ्यूज कर दिया उनके ऊपर टैरिफ को वापस करने से। मतलब कि नाउ कंपनीज कैन क्लेम अप टू 300 बिलियन टैरिफ रेवेन्यूज जो जब्त किया गया, तो अप टू 300 बिलियन। 175 बिलियन तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है ऑलमोस्ट 125 बिलियन, तो 300 बिलियन तक उनको वापस करना पड़ेगा। 300 बिलियन ही उसका नंबर है। तो और दूसरा, जैसे इराक वॉर शुरू हुआ था, ये तो सिर्फ हफ्तों का काम है, तो ये कुछ दिन का काम है, कुछ दिनों का नहीं हुआ, हफ्तों का हो गया। अब ये जो वॉर शुरू हुआ ईरान के साथ, ये मुझे तो लगता है 4-5 हफ्ते की बात कर रहे हैं। और आपको मालूम है इराक में कब तक चला था? जब तक कि पूरा ऑक्यूपाई नहीं कर लिया। और सारी नेटो कंट्रीज धीरे धीरे सामने आ रही हैं इस वॉर में शामिल होने के लिए। तो ईरान के बिहाफ पे ये, इजराइल के बिहाफ पे युद्ध है, और ईरान को पूरी तरह कैप्चर करने के लिए 4-5 हफ्ते बोल रहे हैं। मुझे लग रहा था कि सीजफायर हो जाएगा 3-4 दिन में, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है अभी। 4-5 हफ्ते अगर बोला है तो महीनों का प्लानिंग है। ईरान का भी महीनों का प्लानिंग है। ईरान का प्लानिंग 6 महीने का है, इनका भी 4-6 महीने होगा। लेकिन अगर वो 6 महीने बोलते हैं तो कांग्रेस अप्रूव नहीं करेगा, इसलिए 4-5 हफ्ते बोल के शायद कांग्रेस इसको अप्रूव कर दे। 4-5 महीने का जो भी इसका खर्चा होगा, कांग्रेस विल अप्रूव इट फॉर द ऑपरेशंस। अगर नहीं होगा, उससे ज्यादा बोलते फिर उसके बाद एक्सटेंड करेंगे। पीट हेग्सेथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मुझे वो एंकर ज़्यादा लगते हैं और सेक्रेटरी कम लगते हैं। जोश में रहते हैं हमेशा, पंप अप, मतलब उनको ये उनको रिस्पेक्ट नहीं है। बिकॉज एंकर्स तो एक्टर्स होते हैं, टीवी के एंकर्स तो एक्टर्स होते हैं। उनको रिस्पेक्ट नहीं है कि अमेरिका के जनरल्स आर बैटल हार्डेंड, वो बैटल के हिसाब से सोचेंगे, वो जिंगोइज्म में नहीं सोचेंगे। जिंगो की अब करना है ऐसे नहीं सोचते मिलिट्री जनरल्स। जनरली वो बड़े शांत भाव से सोचते हैं, बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है लॉजिस्टिक्स की। तो उनको पूछा गया कि ये वॉर कब तक खत्म होगा, कोई सीधे जवाब देता नहीं है। उन्होंने सीधा पहले ताना मांगा, ओह ये तो एनबीसी का रिपोर्टर है, अब तो ये तो ऐसी बकवास करते रहते हैं, लेफ्टिस्ट। लेफ्टिज्म का क्या है एक्चुअली? लेफ्टिज्म मीन्स अपोजिंग द गवर्नमेंट। तो लेफ्टिज्म इज नॉट ए बैड वर्ड, क्योंकि वो तो फ्रेंच फिलॉसफी से, फ्रेंच ने जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसीलिए दिया था कि अमेरिका में लेफ्टिज्म आएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब यही है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लगाते हो और लेफ्टिज्म को एंजॉय नहीं करोगे। और बाय नेचर ऑल मीडिया इज लेफ्टिस्ट, क्योंकि उसका न्यूज तभी बिकता है जब वो गवर्नमेंट को अपोज करती है। गवर्नमेंट को चाहिए, लोगों को चाहिए गवर्नमेंट को कोई चेक में रखे, ये मीडिया का कल्चर है। तो अब अगर आप लोग सरप्राइज होते हैं कि मीडिया लेफ्टिस्ट क्यों है, एंटी गवर्नमेंट क्यों है, वही उसका नेचर बनाया इसलिए गया है। यही डेमोक्रेसी का पिलर है। डेमोक्रेसी में सरकार को लेफ्ट और राइट, राइट मतलब सपोर्टिंग द मोनार्क या सपोर्टिंग द गवर्नमेंट,
तो ये पोजीशंस चेंज होती रहती है। तो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी कहीं पर भी, जैसे भारत में तो नहीं आएगी, सपोज डेमोक्रेट्स आते हैं पावर में, तो रिपब्लिकन्स बिकम द लेफ्ट विंग, वो अपोज करेंगे। रिपब्लिकन्स रहेंगे तो डेमोक्रेट्स द लेफ्ट विंग, वो अपोज करेंगे। तो लेफ्टिज्म को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, नहीं तो अथॉरिटेरियन रूल हो जाएगा, ऑटोक्रेसी हो जाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी इसीलिए फॉल्टी सिस्टम है। लोकतंत्र इज ए बेटर सिस्टम, क्योंकि लोकतंत्र में यूनानिमस डिसीजन हो, बिकॉज द लीडर इज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स। वोट्स तो खरीदे जा सकते हैं, समझे आप। तो ये पीट हेग्सेथ का क्वेश्चंस को अवॉइड करना, रिपोर्टर्स से ताना देना, सेम ट्रम्प की हैबिट्स हैं। अब ट्रम्प भी अवॉइड कर रहे हैं क्वेश्चंस, कितने लोग मरे किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि इतने तो कम मर नहीं सकता अगर इतना भयंकर अटैक से ईरान ने रिटेलिएट किया है। और एज वी स्पीक इस समय मिसाइल अटैक चल रहा है जोर शोर से। बड़ी एक सरप्राइजिंग सी ईरान की बात आई, दे रिफ्यूज दैट दे अटैक्ड ऑन द सऊदी ऑयल फील्ड्स। अरामको पे उन्होंने अटैक नहीं किया। नाउ ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं लगता है दुनिया भर को, काफ़ी एनालिस्ट भी लिख रहे हैं, और मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्योंकि फॉल्स फ्लैग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सऊदी के ऊपर क्यों अटैक किया जाएगा, उसके ऑयल फील्ड पे, उसके ब्रेड एंड बटर है, और ईरान क्यों अटैक करेगा, उसका कोई रीज़न नहीं बनता। इराक झूठ भी बोल सकता है, ईरान झूठ भी बोल सकता है, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं बनता। इट इज़ टू फोर्स सऊदी टू ज्वाइन द वॉर अगेंस्ट ईरान। क्योंकि सऊदी ने मना कर दिया था, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने मना कर दिया था, बहरीन ने भी मना कर दिया, और यूएई ने भी मना कर दिया, कोई भी अटैक नहीं कर रहा ईरान के ऊपर। तो दे कोऑपरेटेड दे नॉट डूइंग इट। तो इस तरह फोर्स किया जाता है सऊदी को कि टू अटैक करें। सऊदी के पास बहुत एसेट्स है, और आपको मालूम है कि सऊदी इज इन इंटरनली फुल अलायंस विद इजराइल। ये सेल्फ फ्लैग भी हो सकता है, सेल्फ अटैक भी हो सकता है। ओके, सो इट कैन नॉट बी जस्ट इजरायली, कैन बी सेल्फ अटैक ऑल्सो, देन टू शो द सऊदी फैमिली इज डिपेंडेंट। ना तुरंत प्रधानमंत्री मोदी का फोन गया, थोड़ी देर में गया, तो प्रधानमंत्री ने चेक किया कि अटैक हुआ है। अटैक को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ये नहीं बोला किसने किया है, क्रिटिसाइज, तुम सहानुभूति दिखाई, क्योंकि भारत को तेल कहीं से भी खरीदना है। फिर उन्होंने क्राउन प्रिंस को, और फिर जो एक्चुअली प्रिंस अल सऊद को भी उन्होंने फ़ोन किया, क्राउन प्रिंस को भी फ़ोन किया, एंड एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंसेस फॉर द अटैक। मतलब कि बहुत खेद है उनको कि अटैक हो गया, बट स्पेसिफिक्स कहीं पे भी नहीं गए। मीन्स ये पीआर एक्सरसाइज थी, भारत को करना ही था एज अ फॉर्मेलिटी। सभी लोग, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को इन्वॉल्व कर दिया जाए, कोई चाहता नहीं भारत इन्वॉल्व, और भारत भी नहीं चाहता कि इन्वॉल्व होने का, क्योंकि उसका युद्ध नहीं है। लेकिन भारत को अपनी तेल की सप्लाई को मेंटेन करना है, भारत की इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा। तो भारत ने एडवांस ऑर्डर्स रिलीज कर दिए टू रशिया, एंड ऑल्सो बाकी सब लोगों से बोल रहा आप शांति करो, तो इट इज ऑन माई डोर स्टेप्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना मीन्स कि इंडिया इज डजंट हैव ऑयल, तो विल नॉट हैव ऑयल। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ कि आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कर्ड्स को एक्टिवेट कर दिया फॉर द ग्राउंड बेस्ड। मतलब इजराइल खुद नहीं लड़ रहा है, इजराइल इज यूजिंग कर्ड्स, इजराइल यूजिंग अरब्स और बाकी सुन्नी फैक्शंस टू फाइट विद ईरान, क्योंकि सुन्नी शिया फाइट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल ईरान। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, एक I-24 इजराइल का चैनल है, और उसके ऊपर एक शरण गाल करके कोई एंकर है, वो बोलता है कि वी टुक ऑल ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन फॉर प्रोडक्शन। देखिए, ये इजरायली माइंडसेट रहता है हमेशा, दैट्स हाउ दे टॉक। और बाकी एंकर्स का शक्ल देखिए, बाकी जो पैनलिस्ट थे सब शांत हो, सीरियस हो गए, क्योंकि दिस वाज आउट ऑफ टर्न एंड टू मच वर्ड्स। इंडिया का डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड हुआ कि भाई हमने प्रोडक्शन लाइन खोला है इंडिया में, थ्रू गिव अस द होल रेंज ऑफ सप्लाईज सो दैट वी कैन फाइट। भारत विल बी इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन इजरायली वॉर। तो ये भारत को बड़ा केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इंडिया विल अर्न मनी, बिकॉज इजराइल अपने वेपन्स को बनाएगा, अपने वेपन्स खरीदेगा, और हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी। सो दैट्स अ ट्रेड डील, दैट हम टेक्नोलॉजी लेंगे और वो लोग वो करेंगे। तो दिस शॉर्टन्स आवर टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज भारत में बनेंगी, तो देयर विल बी लॉट ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर विद विच इंडिया कैन स्टार्ट देयर ओन प्रोडक्शन फैसिलिटीज। तो एग्रीमेंट इज ग्रेट,
लेकिन मिडिल ईस्ट की खिचड़ी में दिस एग्रीमेंट इज नॉट गुड, क्योंकि इंडिया बिकम्स ए लेजिटिमेट टारगेट और इंडियन शिप्स बिकम द लेजिटिमेट टारगेट। वो अटैक नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश जरूर करेंगे, बिकॉज इंडिया नाउ इज इन इफेक्टिव। आपको याद ही होगा ईरान ने अटेम्प्ट किया था इजरायली डिप्लोमेट्स को मारने का कुछ साल पहले दिल्ली में, एंड बिकम ए ह्यूज ह्यू एंड क्राई, और इंडिया ने बहुत उसको सीरियसली उसको टैकल किया। सेम थिंग कैन हैपन नाउ। अब 7 से 8 जनरल मरे हैं इसराइल के बिकॉज ऑफ हाइपरसोनिक अटैक ऑन तेल अवीव। इनफैक्ट नेतन्याहू के बंकर पर भी डायरेक्टली अटैक किया गया था, एंड नेतन्याहू हैज कम आउट गिवन प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, तो इसलिए एवरीथिंग लुक्स गुड। लेकिन जनरल्स की डेथ हुई है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स अभी ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि आवर स्टेटेड गोल्स आर डिस्ट्रॉय all long range missiles of Iran, number 1, destroy the navy, don't let them build nuclear weapons, and we will continue. So this is a clear mandate given to American forces to do these things. Now ईरान में करीब 7,000 माउंटेन्स है, 7,000 माउंटेन पीक्स आर देयर एज कंपेयर टू ईरान। अगर हम स्टडी करें, अफगानिस्तान में 2,000 है, वेनेजुएला में 1,500 है। मीन्स ईरान इज फिल्ड विद माउंटेन पीक्स, स्मॉल बिग सबको मिला के। नाउ मोस्ट ऑफ द ईरान का जो आर्सेनल है माउंटेन्स में होता है। माउंटेन्स मीन्स यू कैन नॉट अटैक। माउंटेन्स अर्थ या माउंटेन्स एब्जॉर्ब द न्यूक्लियर रेडिएशन और एनी काइंड ऑफ हैवी बॉम्बिंग, तो इसलिए आप कहीं पे भी अटैक नहीं कर सकते। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर ईरान, ये फॉर अमेरिका, क्योंकि वो अब वहाँ पे कहीं भी अटैक नहीं कर सकते और अमेरिका का एम्यूनिशन इतना लो चल रहा है कि दे डोंट वांट टू आउटस्पेंड देयर एम्यूनिशन विद इन नेक्स्ट 4-5 वीक्स। तो अभी वो यूक्रेन से भी उठा रहे हैं, जर्मनी से भी उठा रहे हैं, लिटरली एनीवेयर दे कैन पिक अप देयर ओन वेपन्स दे आर पिकिंग अप। इनफैक्ट यूएई अभी रो रहा है कि उसके बाद मिसाइल्स ने डिफेंड करने के लिए पेट्रियट की, और बाकी जो कंट्रीज है, बहरीन के बाद बोल रहा है कि उसके पास मिसाइल्स नहीं है, और किसी भी तरह यूएई ने बोला कि हमारी तरफ से कोई आप पे अटैक नहीं होगा, एश्योर किया ईरान को। एंड टुडे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज ऑन बाय द वे। तो इसलिए यूएई ने टेम्परेरीली इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वी आर नॉट एट वॉर एंड वी वांट टू स्टॉप, हमारी तरफ से कोई अटैक नहीं होगा। एंड दे सीक्रेटली आस्क्ड ऑल, ईरानियों ने बोला होगा, नो अमेरिकन एसेट शुड बी स्टेइंग देयर। तो इसलिए सारे प्लेन्स वहां से उड़ गए जो जो बचे हुए थे, और बहरीन से तो कुछ उड़ नहीं सकता, वहां पे सब चले गए। तो ऑन द ग्राउंड जो लॉस हुआ है बहरीन में, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। मेरे हिसाब से अभी तक टोटल $200 बिलियन का लॉस हुआ है अमेरिका को, $200 बिलियन इन 2 days, और जिसको उसको बनाने के लिए करीब 15 से 20 साल लगे थे। तो नाउ विद ऑल दैट बीइंग सेड, अब एक बात तो ठीक हो गई है, पता लगी सबको कि अमेरिकन बेसेस आर इजी टारगेट फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल विद हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अमेरिका के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो टारगेट कर सके। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जेरार्ड फोल्ड अभी डार्क है, इसका मतलब भारी अटैक होगा। कुछ नहीं, डार्क मीन्स इट इज अवॉइडिंग रडार सिग्नेचर, अदरवाइज हाइपरसोनिक मिसाइल उस पर अटैक कर सकती है। ईरान हैज डेफिनेटिव इंटेलिजेंस जो उसके खुद के सैटेलाइट स्कैन करके बता रहे हैं, प्लस चाइनीज आर हेल्पिंग देम इन अ बिग वे। सोशल मीडिया पे ओपनली हेल्प कर रहे हैं, वो ओपनली मैप्स रिलीज कर रहे हैं, सो नोबडी कैन ब्लॉक देम। दूसरी बात है स्टारलिंक बीइंग यूज्ड ऑन द radar on the drones. It's a security concern which Russia has highlighted, or America is using them in Iran on low cost drones. So this is a very dangerous development for the whole world. आपको मालूम है स्टारलिंक से ही स्टारगेट बना हुआ है जो अमेरिका का स्पेस फोर्स का एक पार्ट है। So with all this being said, अब तो ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबा चलता हुआ दिख रहा है। मोदी जी की वापस मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह ने वापस पाकिस्तान को वार्न किया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उनकी हरकतें भारत को मालूम है, एंड मे बी भारत विल ऑल्सो यूज द सेम एक्शन व्हाइल दिस वॉर इज गोइंग ऑन। उधर ताइवान का एक्शन शुरू हो सकता है, बिकॉज चाइना को मालूम है कि अभी वहां पे शांति है, बट ताइवान का एक्शन शुरू कर सकते हैं। नोबडी कैन डिफेंड ताइवान एट दिस टाइम राइट नाउ। ताइवान अपनी तरफ से खींच सकता है 3-4 हफ्ते के लिए, बट नॉट मोर देन दैट।
अगर चाइना चाहता है तो दे विल ओवररन ताइवान विद एक्सेसिव फोर्स यूज करना पड़ेगा, नॉट लाइक ताइवान इज वेरी वेल डिफेंडेड। इसलिए मैंने बोला 4-5 हफ्ते उनके लिए काफ़ी नहीं है, दे विल टेक मंथ्स टू इवन कम नियर ताइवान। तो इसलिए ये सब जो टेंशन दिखा रहे हैं वो ठीक टेंशन नहीं है। अमेरिकन मीडिया की बेवकूफ़ी तो आपको पता लगी। एना पॉल लूना करके एक कांग्रेस वुमेन ने उसको पूछा कितने कितने लोगों को मारा है अभी तक ईरान ने, उसने बोला थाउजेंड्स। मतलब दिखाओ कोई थाउजेंड्स। एक्चुअली ईरान ने उससे भी ज़्यादा लोग मारे हैं, वो जवाब नहीं दे पाई, मैं जवाब देता हूँ। जो इनडायरेक्ट एक्शंस किए हैं, किडनैपिंग्स हुई हैं, बहुत जगह अनडिस्क्लोज मर्डर्स हुए हैं, वो सारे ईरान ने करे। वो कांग्रेस वुमेन को इतना डेटा नहीं है, तो मस्ट बी इन थाउजेंड, शी वॉज राइट। और जो इंटरव्यूअर था वो मुसलमान है, वो तो कोई चैलेंज कर, उसको मालूम है इसको कुछ पता नहीं है। और मैंने भी उस पर थोड़ा मजाक बनाया अपने ट्विटर हैंडल पे, बट शी इज़ राइट, शी इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन क्योंकि अब आप दिमाग लगा के बात करना पड़ता है, आधी जगह तो लॉजिक यूज करना पड़ता है। लॉजिक आपके पास नहीं है तो कैसे बताएंगे आप? कोई आपको लिख कर दे नहीं रहा है कितने लोग मरे हुए हैं, राइट? तो इसलिए लॉजिक नहीं है, जवाब नहीं दे पा रही है, तो इट डजंट मीन कि ऐसा नहीं हुआ है, हुआ है। दूसरा, एक अनदर प्रोग्राम में अमेरिकन जो एंकर्स जो बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में दो डिवाइड है, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक डेमोक्रेट है एक कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मीन्स चर्च ऑफ इंग्लैंड, और जो डेमोक्रेट है वेटिकन। ये दो डिवाइड है। तो आपको चूज करना पड़ता है। तो लोग वेटिकन चूज करते हैं क्योंकि वेटिकन इज हॉच पॉच। आप भी मुसलमान भी आ जाओ, हिंदू भी आ जाओ, लेकिन उनका खुद का एजेंडा चलता है विच इज बेस्ड ऑन अपोजिंग द गवर्नमेंट, जो उनका रहता है, क्योंकि वेटिकन का अनफिनिश्ड एजेंडा है अमेरिका में। तो दोनों साइड के लोगों को अलग अलग उनके मीडिया आउटलेट्स हैं, और दोनों से तो हमारे लिए कोई आउटलेट नहीं है। बाय द वे, हम लोग तो ना लेफ्ट है ना राइट है, हम तो धार्मिक लोग हैं। ना वेटिकनिज्म में बिलीव करते हैं, कैथोलिसिज्म में, ना हम क्रिश्चियनिज्म में बिलीव करते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड के। हम लोग बीच के लोग हैं, हम तो सनातन धर्म वाले हैं, नेटिव अमेरिकन के साथ है, तो हमारा सोचने का तरीका अलग है। तो वो कोई थर्ड ऑप्शन है नहीं मीडिया में, क्योंकि वहाँ पे मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में नहीं। तो ये सब बातें सोशल मीडिया पे होती हैं ज़्यादातर। तो सोशल मीडिया का मैं चैटर सुन रहा था, तो प्लान क्या है दोनों पार्टीज का, कंजर्वेटिव और डेमोक्रेट्स का, कि ये युद्ध लंबा चले। क्यों लंबा चले? क्योंकि डी डॉलराइजेशन आसान हो जाएगा, या फिर डॉलर रीडॉलराइजेशन हो सकता है। ऐसा उनका प्लान है। हमको तो मालूम है डी डॉलराइजेशन होगा, क्योंकि इसको तो ऊपर से सपोर्ट किया गया है। तो ईरान वॉर के ऊपर दो मेन कारण है। एक तो है वाइट फाइल्स, आपको मालूम है कि अभी नेक्स्ट रिलीज होने वाली है, वो ईरान करने वाला है। और दूसरा उनका जो है बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन की अगर प्राइस क्रैश करानी है तो उसकी वैल्यू नीचे लानी पड़ेगी, उसके जनरेशन सोर्सेज कम लाने पड़ेंगे, ताकि वो $20,000 तक पहुंच जाए 1 बिटकॉइन। तो मैसिव मैसिव लॉस टू बिटकॉइन, बिकॉज गवर्नमेंट्स प्ले कर रही है इससे। अगर डॉलर को बचाना है तो स्टेबल कॉइन लेकर आना पड़ेगा, स्टेबल कॉइन को एक्सेप्ट करेगा नहीं तो डॉलर वापस चला जाएगा। मैसिव मैसिव जो बात की जा रही है वो की जा रही है कि संभव अब हमको वेटिकन ने बोला कि उसके आर्काइव्स को बंद किया जाए, क्योंकि उसके अंदर एप्स्टाइन फाइल्स के लिंकेजेस है। उनके बरकुइक करके एक उनका कोई पास्टर था जो एप्स्टाइन के साथ लिंक था, उसे मना कर दिया। तो जहां जहां भी एप्स्टाइन फाइल्स इन्वॉल्व है, 4 घंटे से बड़े बड़े इंसिनेटर्स में डॉक्यूमेंट जला रहे हैं वो लोग, यस्टरडे एंड टुडे। अच्छा, ओएनजीसी ने ईरान में तेल ढूंढा था और उसने $11 बिलियन इकट्ठे किए उसको एक्सप्लोर करने के लिए विद ईरान विद द सैंक्शंस। ईरान ने बोला नो, हम अपना खुद ही डेवलप करेंगे, जबकि ढूंढा ओएनजीसी ने था। फिर चाइना ने $400 बिलियन की डील दी, और ईरान ने बोला कि आप भी उसको मैच करिए $400 बिलियन। हमने बोला हम नहीं है, और उन्होंने निकाल दिया भारत को। तो भारत को कोई सहानुभूति नहीं ईरान से। ऐसा नहीं कि ईरान ने से धुला हुआ है, मैं तो सिर्फ मिलिट्री के दृष्टि से देख रहा हूँ। हमको कोई सहानुभूति नहीं है उससे, ईरान से। वी सपोर्ट, क्योंकि ईरान इज अनप्रेडिक्टेबल कंट्री, और हम तो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग वो बात करें मिलिट्री फेस में क्या क्या चल रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज और आउटकम। तो हमको क्या चाहिए? ईरान से कोई सहानुभूति नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ईरान जो बोल रहा है कि, और उन्होंने ये फजाद भी गैस फील्ड है, और ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट से निकाल दिया चाइना के कहने पे।
सारी गल्फ कंट्रीज अक्यूज कर रही हैं कि अमेरिका हैज अबैंडन्ड देम। ऑब्वियसली अमेरिका विल प्रोटेक्ट देम, जो बेसिस है वो अमेरिका के लिए। द फर्स्ट जॉब ऑफ अमेरिकन वेपन्स इज टू प्रोटेक्ट अमेरिकन सोल्जर्स, दैट्स द फर्स्ट जॉब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सारी कंट्रीज ने पे किया था कि इन द केस ऑफ अटैक दे विल बी प्रोटेक्टेड। सबके होश उड़ चुके हैं, अमेरिका ने प्रोटेक्ट नहीं किया। अब दुनिया में असलियत आगे आ गई है, अमेरिका और चीन कभी अपने अलाइज को प्रोटेक्ट नहीं करते। दे विल फर्स्ट फोकस ऑन देमसेल्व्स। भारत में बहुत झूठ फैलाया जाता है कि अमेरिका के अलाई बन जाओ तो अमेरिका विल प्रोटेक्ट यू। व्हाई विल इंडिया नीड प्रोटेक्शन? हम लोग तो क्षत्रिय लोग हैं, व्हाई विल इंडिया नीड प्रोटेक्शन? अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि 11 टर्मिनल थर्मल एपर्चर थर्ड मिसाइल्स का सिस्टम होता है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस। ओके, ना पेट्रियट मिसाइल्स 11 चाहिए एक ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल को मारने के लिए। ये अमेरिकन कॉस्ट है, $2.5 लाख अमेरिकन के हिसाब से एक ईरानी मिसाइल की कॉस्ट होती है, और 11 पेट्रियट मिसाइल की कॉस्ट होती है 77 मिलियन। मतलब 77 मिलियन डॉलर्स से आप डिफेंड कर रहे हो $2.5 लाख को। दिस इकोनॉमिक सिमेट्री इज मेकिंग ट्रम्प वरीड। तो अब जो है द यूएस कांग्रेस इज रेडी टू वोट, और सब लोग जोश में हैं, डेमोक्रेट्स और सब जोश में हैं, और मेरे हिसाब से एंटी वॉर रेजोल्यूशन आएगा। बट 4-5 हफ्ते की परमिशन दी जाएगी ट्रम्प को, बिकॉज नेवर इट हैज हैपेंड कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स युद्ध में हो और कांग्रेस उसको अप्रूव नहीं करे, लेकिन उसके बाद सेकेंड अप्रूवल के लिए बहुत विक्रमबाजी चलती है। अगर आपको देखना है कैसे काम करता है सिस्टम, एक इंग्लिश मूवी है चार्ली विल्सन्स वॉर, एडल्ट मूवी है तो बच्चों के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप उसमें जाके देखिए किस तरह कांग्रेशनल फंडिंग होती है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्यों बोल रहा आसान होता है। तो ईरान ने पिछले 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका अमेरिका को स्टडी करते हुए उसको यूज किया अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, एंड देयरफॉर दे आर वेरी सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग देयर टर्फ। ये अपडेट नंबर 4 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लेट मी नो योर फीडबैक। मैं अपडेट 5 दूंगा आज रात को, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो उसमें मैं बाकी चीज़ें कवर कर दूंगा। आई एम समराइजिंग एवरीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। लेकिन आपको याद होना चाहिए हम लोग ना लेफ्ट में है ना राइट में, हम लोग धार्मिक में होंगे। वी आर नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, वी आर धार्मिक। तो हमारा जो एनालिसिस होता है न्यूट्रल रहता है। तो इसलिए आपको कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, मैं कमेंट देख रहा था थोड़े बहुत। आप इमोशनली कमेंट्स को मत लीजिए, ऑब्जेक्टिवली आप देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिवलीनेस में ही आपको असली सॉल्यूशन दिखाई देते हैं। हमारे गुरुकुल में जुड़िए और सीखिए कि धर्म की दृष्टि से दुनिया को कैसे देखा जाता है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए 16 चैप्टर पढ़िए गीता का, और नहीं तो आप मेरी बुक्स चेकआउट कर सकते हैं। सतोलॉजी सर्च करेंगे अमेजन में आपको मिलेंगी। हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए। अगर आप हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे हमको हमेशा आवश्यकता होती है, यूपीआई, वेनमो, पेपाल, जेल या फिर वाइज के थ्रू आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।